आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। पढ़ लिए थे, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कैपिटल PRI वाला भी, PROI वाला भी, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब बच्चे हम टॉपिक देख रहे हैं रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन और सरेंडर। मुझे रेमिटेंस का मतलब बताओ। बाहर भेजना, सिंपल, कि कोई भी पैसा यहां से बाहर भेजना। इसका मतलब है बाहर क्यों भेजते हैं? घूमने जाने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस, या फिर हम अपने रिलेटिव्स को दे रहे हैं, गिफ्ट डोनेशन, ये सब, एनीथिंग जो हम बाहर भेज रहे हैं। अब एक वर्ड है बच्चे, रीपैट्रिएशन, ठीक है। इसमें है, हाँ ये बात सही है आपकी, लेकिन इसमें लिखो अर्नड मनी या अर्नड इन इंडिया, अर्नड मनी इन इंडिया या फिर अर्नड इन इंडिया। अब उसको वो लोग ले जा रहे हैं अब्रॉड। समझो हम क्या पढ़ रहे हैं? फेमा। तुम जितना हमसे फॉरेन एक्सचेंज बाहर लेके जा रहे हो, उसके लिए तो हम फॉरेन रेगुलेशंस लगाएंगे ना आपको। तो अब जब आप रिपैट्रिएशन सुनते हो, दोनों ही सेम है, पैसे कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट में थे, यहाँ पैसा कमाया और फिर क्या कर रहे हैं? बाहर ले जा रहे हैं। कल अपन एक टॉपिक देख रहे थे, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको ऐसा बताया कि एक पर्सन जिसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ठीक है, वो पर्सन की हो गई है डेथ, गुड मॉर्निंग, वो पर्सन की हो गई है डेथ, तो वो प्रॉपर्टी जो बाहर अब्रॉड में बच्चे रहते हैं उनको मिलेगी, मिलेगी, ठीक है। तो वो इंडिया में जो प्रॉपर्टी है उसको बेचेंगे और फिर पैसा बाहर ले जाएंगे। तो बाहर क्या ले जाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज ही तो ले जाएंगे ना। तो इसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे रिपैट्रिएशन, ठीक है। रियलाइजेशन यानी मनी को रियलाइज कराना, जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो वही है, ठीक है। रिपैट्रिएशन यानी बाहर ले जाना, और सरेंडर, बाहर घूमने गई थी, पैसा वापस लेके आई फॉरेन करेंसी, अब मैं क्या कर रही हूँ? उसको सरेंडर की। सर मैं 2 लाख ले गई थी, मेरा 1 लाख में बढ़िया घूम फिर हो गया, अब 1 लाख US डॉलर आप वापस ले लो। तो इसको क्या कर रहे हैं हम? सरेंडर कर रहे हैं। सेक्शन 8 ऑफ फेमा कह रहा है रिक्वायर्स अ पर्सन, जो क्या है? रेसिडेंट इंडिया। रेसिडेंट इंडिया की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था अपन ने? जो 182 डेज के लिए यहाँ पे रहता है। टू मेक ऑल द रीजनेबल एफर्ट्स टू रियलाइज एंड रिपैट्रिएट द फॉरेन एक्सचेंज ड्यू एंड अक्रूड एज पर द डायरेक्शन ऑफ RBI। इधर सिर्फ इतना समझो कि अगर तुम्हें रियलाइज कराना है, रिपैट्रिएशन कराना है, इसके लिए अप्रूवल किसकी लेनी है? RBI। कौन से डायरेक्शंस फॉलो करने हैं? RBI की। मतलब अगर तुम बोलोगे कि मेरा पैसा मुझे दो, मैं अब्रॉड जाऊंगा वापस लेके, तो भैया RBI को बता के जाओ, ठीक है। अब क्या लिखा है? ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ड्यू। भैया जो भी तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज है वो घर में रख के क्या करोगे? दे दो ना, और उसका रुपी ले लो, तो आप उसको क्या करा लोगे? रियलाइज, ठीक है। एक्सचेंज, अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया टू whom any amount of foreign exchange is due or accrued shall save otherwise provided under the provision of this act, rules, regulations with general और special permission किसकी? RBI की। Take all the reasonable efforts to realize and repatriate to India such foreign exchange। अगर आप बाहर लेके गए थे, आप इंडियन रेसिडेंट हो, चुपचाप वापस आओ और वो वाला पैसा हमको वापस दे दो। लेकिन कौन से डायरेक्शंस फॉलो करने हैं? RBI के। सारे रीजनेबल एफर्ट, सारे रीजनेबल स्टेप्स आपको लेने हैं कि फॉरेन एक्सचेंज लो और हमें हमारा पैसा रुपीस वापस दे दो। अब ड्यू एंड अक्रूड, ड्यू एंड अक्रूड मतलब आप हमसे लेके गए थे, हो सकता है आप लोन पे लेके गए हो सकता है आप अभी कुछ टाइम के लिए लेके गए हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे क्या कर दो? वापस कर दो।
शैल इन केस डू नॉट रिफ्रेन, ऐसे कुछ भी उल्टे काम नहीं करना. द रिसीट बाय हिम द होल और पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज डिलेड, और द फॉरेन एक्सचेंज सीजेज इन होल और इन पार्ट ऑफ रिसीवेबल बाय हिम. उसको क्लियरली मना कर दिया था ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेगा, इसको हमने सीज किया है, ये बंदा फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेगा, या फिर इसने फॉरेन एक्सचेंज लेके बहुत डिले कर दिया है रिटर्न करने में, इसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं और आरबीआई के डायरेक्शंस देके इसको फुल एफर्ट्स और फुल स्टेप्स लेने हैं रीजनेबल कि ये पैसा वापस लौटा दे. ठीक है. अब क्या लिखा है, मैनर ऑफ रिपैट्रिएशन. देखो, ऑन रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू अ पर्सन शैल रिपैट्रिएट द सेम टू, कहां लेके आएगा, इंडिया में. ठीक है. नेमली ब्रिंग इनटू और रिसीव्ड इन इंडिया. अब सारा पैसा क्या करेगा, इंडिया में लेके. लेकिन इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझा था, रिपैट्रिएशन यानी यहां पे रियलाइज करेगा और फिर पैसा वापस ले जाएगा. तो जो भी तुम्हारा हिसाब बचा हुआ है, वॉट एवर द अकाउंट ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग, मेक श्योर वो आप इंडिया में करो ट्रांजेक्शन और उसके बाद अपना पैसा वापस ले जाओ. देखो, सेल इट टू एन ऑथराइज पर्सन इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज. अगर तुम बाहर गए थे फॉरेन एक्सचेंज लेके और वापस आ रहे हो तो तुम्हें किसको देना है, किस पे ड्यूटी है, ऑथराइज पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज दे दो और उसके एक्सचेंज में क्या ले लो, रुपीज. ठीक है. और रिटेन और होल्ड इन एन अकाउंट, या फिर अपने ऑथराइज डीलर के पास बैंक अकाउंट खोलो और उसमें फॉरेन एक्सचेंज भर के रख दो. या फिर ड्यू इट टू डिस्चार्ज, कोई डेट और लाइबिलिटी आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज में बची हुई थी उसको पे ऑफ करके खत्म करो. अगेन, मैं अब्रॉड गई थी, 2 लाख यूएस डॉलर लेके गई थी. ठीक है. 1,50,000 यूएस डॉलर खर्च हो गए, कितने बचे, 1,50,000 खर्च हुए, 50,000 यूएस डॉलर. इंडिया वापस आई, होल्ड करके रख लूं घर में तिजोरी में, नहीं, क्या करो, सरेंडर कर दो. अच्छा, कैसे करूंगी ये, आरबीआई के डायरेक्शन फॉलो कर. सबसे पहले किसके पास जाऊंगी एक्सचेंज करने, ऑथराइज डीलर के पास. उसके बाद क्या करूंगी, या फिर ऑथराइज डीलर के पास बैंक अकाउंट में रख लूंगी, या फिर मेरा कोई अगर डेट लाइबिलिटी है जो फॉरेन एक्सचेंज में, उसको पे ऑफ करके खत्म करूंगी. तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं. उससे बोल रुपीस दे दे, या फिर उससे बोल भैया बैंक अकाउंट में रख ले, या फिर चुपचाप मैं अपना डेट और लाइबिलिटी पे ऑफ कर देती हूँ. इससे आपका रीपैट्रिएशन हो जाएगा. यहां पे लिखो, ब्रिंगिंग बैक द मनी इनटू द कंट्री, bringing back the money into the country. अब ये सारा काम ऑथराइज डीलर से एक्सचेंज कराना, बैंक अकाउंट में रखना, या फिर डेट लाइबिलिटी, ये सब करने के लिए आपके पास 90 दिन है. मतलब 90 दिन के लिए तिजोरी में चाहूं तो रख भी सकती हूँ. अ पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया शैल सेल द रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज टू एन ऑथराइज पर्सन विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बिलो. यानी कंपनी वगैरह होंगी जिनको ड्यू होगा, वो चुपचाप ऑथराइज पर्सन को ये चीज बेच दे. फॉरेन एक्सचेंज जो भी ड्यू था, अक्रूड था या रेम्यूनरेशन मिली थी उसको कोई सर्विसेज से, वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, और सेटलमेंट ऑफ एनी लॉ नहीं है क्या आपकी बुक में, विद इन 7 डेज. तो जो बच्चे नॉन इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कितने दिन है, 7 दिन. जो नॉन इंडिविजुअल्स हैं उसके पास कितने दिन है, 7 डेज. और इन ऑल अदर केसेस कितने दिन है, 90 डेज. मतलब इंडिविजुअल्स के लिए कितने हो गए, 90 डेज. यहां पे डैश करके लिखो नॉन इंडिविजुअल. कहां लिखा है नॉन इंडिविजुअल, ये बताऊं, यहाँ पे उल्टा लिखा है, नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल, लेकिन इंडिया का रेसिडेंट है. ठीक है. पीरियड ऑफ सरेंडर इन सर्टेन केसेस. दिशा, पढ़ना, एनी पर्सन. किसी को समझ आया, देखो, मेरे को
बाहर की फॉरेन कंपनी में फॉरेन सिक्योरिटीज खरीदनी थी, क्या करना था, फॉरेन सिक्योरिटी खरीदनी, ठीक है। तो मुझे एक कंपनी में इन्वेस्ट करना था और उसकी फॉरेन सिक्योरिटी। अब इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। इक्विटी खरीदने के लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज लगेगा, वहां जाके कंपनी की मीटिंग अटेंड करूंगी, उसके बाद उसको फॉरेन एक्सचेंज दूंगी और फिर इक्विटी शेयर्स खरीदूंगी। लेकिन मैं यहाँ से पैसे ले गई ऑथराइज डीलर से, वहां गई और मैंने रियलाइज किया नहीं, ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी नहीं है, मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मैं वहां घूम फिर के आ जाऊं। तुम एक डिक्लेरेशन देके गए थे कि इतना बड़ा अमाउंट मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए ले रहा हूं, अब मैं इतना बड़ा अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो चुपचाप वापस इंडिया आओ, 60 दिन के अंदर जो अनयूज्ड पोर्शन है वो रियलाइज कर लो, वो सरेंडर कर लो और अपना रुपीस वापस ले जाओ कि भैया हमने इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, जो हम बोल के गए थे वो काम हमने नहीं किया। क्लियर है सबको, वहां लिख लो 60 डेज। पैसे वापस, हाँ, अनयूज पोर्शन 60 दिन में देना। जैसे अभी सरेंडर पड़ा ना बच्चे, 90 डेज में कर देना, सरेंडर पर आना 90 डेज में कर देना। जब आप कुछ भी चीजें फॉरेन एक्सचेंज ले रहे हो ये वो, अब आपने कोई चीज बोली थी कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और उसमें नहीं किया, तो डिक्लेरेशन तो गलत हो गया ना, बोल के गए थे ये करूंगा, वहां जाके प्रॉपर्टी ले ली तो गलत बात है। तो इसके लिए चुपचाप अनयूज पोर्शन वापस, जैसे घूमने जाते हैं हम, फॉरेन ट्रैवल करने जाते हैं तो भी अनस्पेंट अमाउंट बचता है ना, तो नेक्स्ट पैरा देखो वही है, वो भी ऐसे ही 60 दिन में वापस करना है, उसके लिए अलग डेज है। हाँ नहीं, ऊपर वाले में भी यही है, पीरियड ऑफ सरेंडर ऑफ रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो बचा कुछ है आपने जो कमाया है बाहर से वो वाला, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट से और ये सब। अब यहाँ वाला है जो आपने डिक्लेरेशन दिया था कि किस पर्पस के लिए लूंगी, ठीक है। अब एक है फॉरेन ट्रैवल वाला, घूमने गए थे, ठीक है, घूमने गए के लिए भी कितने दिन है आपके पास, 90 डेज, अगर आपके पास करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं, या फिर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ, अगर आपके पास ट्रैवलर चेक्स हैं। तो कई बार हम वहां जाते हैं काम करते हैं तो वो लोग हमें क्या दे देते हैं, चेक दे देते हैं, तो आपको वो रियलाइज कराना है, वो सरेंडर करना है और उसके बदले क्या लेना है, फॉरेन एक्सचेंज। तो वो फॉरेन एक्सचेंज चेक के लिए 180 डेज है, अगर आपके पास नोट और कॉइन्स हैं तो फिर 90 डेज, ठीक है। तो कीर्ति अगर वो लेके आए तो करवा देना फटाफट 90 दिन में, बेच मत देना मार्केट में, चल बिकवा देती हूँ। पीरियड ऑफ सरेंडर ऑफ रिसीव्ड रियलाइज अनस्पेंट और अनयूज पोर्शन बाय द रेसिडेंट। अब स्टार मार्क करो, ये सब अपन ऊपर पढ़ रहे थे, अ पर्सन हु इज नॉट बीइंग अ रेसिडेंट ऑल्सो, या फिर नॉट इंडिविजुअल ऑल्सो। तो अगर रेसिडेंट है तो उसके पास 180 डेज है, ठीक है। अब रेमिटेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है, रेमिटेंस मतलब मैंने क्या बताया था, बाहर भेजना। तो अगर मेरे पास कोई यहाँ प्रॉपर्टी है तो मैं उसको बाहर लेके किसी भी तरीके से उसका पैसा बाहर लेके जा सकते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन वेदर रेसिडेंट और नॉट ऑफ द एसेट्स इन इंडिया। स्टार मार्क कर लो बच्चे, एसेट्स कहाँ है, इंडिया में। पर्सन कौन है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे रेसिडेंट नहीं हो, और एसेट्स कहाँ ले जा रहा है, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया ले जा रहा है, ठीक है। तो PRI/PROI दोनों के लिए, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एसेट्स कहाँ ले जाएगा, आउटसाइड इंडिया, और एसेट्स है कहाँ के, इंडिया के। ये क्लियर है। अब देखो रेमिटेंस ऑफ एसेट, ईशान पढ़ना। बस, रेमिटेंस ऑफ एसेट का मीनिंग क्या है, डिपॉजिट करना है पैसा, जो आप मतलब फंड्स आपके डिपॉजिट थे किसी ना किसी बैंक में, फर्म में, कंपनी में, प्रोविडेंट फंड बैलेंस था, या जो जो इसने एग्जांपल्स पढ़े एसेट्स के, कोई प्रॉपर्टी है, ये पैसे को आप कहाँ ले जा रहे हो, अब्रॉड। ये पैसा कहाँ है, इंडिया में। इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, अब मेच्योर हो गई, कहाँ ले जा रहे हैं पैसा हम, अब्रॉड। इसको हम क्या कहते हैं, रेमिटेंस ऑफ एसेट। इंडिया में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट क्या होता है, शेयर्स खरीदे, वो बेच के पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, शेयर्स नहीं, वो पैसा ही ले जा रहे हैं।
रहे हैं हम, ठीक है। अब ऑथराइज डीलर में अलाउ रेमिटेंस एसेट बाय अ फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल मतलब फॉरेन का बंदा, वेयर जब वो पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कर रहा था, अब वो रिटायर हो गया है, अब इंडिया में पैसा कमा रहा था, दिल्ली में जॉब करता था, हर महीने 1 लाख रुपए मिलते थे, खर्चा उसका होता था 60,000, सेव कितना करता था 40,000, 40,000 करते 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 सेव होते होते उसके हो गए वो 10 लाख रुपए, ठीक है। अब वो हो गया है रिटायर, क्या 10 लाख रुपए वापस लेके जा सकता है? हाँ लेके जा सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ कर रहा था? इंडिया में। ये है कौन? गोरा चिट्टा आदमी, फॉरेन नेशनल, व्हाइट मैन। एम्बेसीज वो फिर यार वो गवर्नमेंट के हाथ में, ये अपन नॉन गवर्नमेंट वालों के लिए बात करें। एम्बेसीज इज अ गवर्नमेंट पार्ट कंप्लीटली, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन हैज इनहेरिटेड पर्सन फ्रॉम अ रेफर्ड 6.5 ऑफ द एक्ट, मतलब कि 6 सबसेक्शन 5, यानी कि अगर कोई बंदे के माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी की प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया में, तो वो भैया एसेट आप बेचो और घर लेके जा सकते हो। इस तरीके से हम इसको कहेंगे रेमिटेंस ऑफ एसेट। अब अ पर्सन कौन है? नॉन रेसिडेंट, बंदी या बंदा, विडो या फिर विडोअर, हैज इनहेरिटेड एसेट फ्रॉम हर और हिज डिसीज स्पाउस हु वाज एन इंडियन नेशनल रेसिडेंट इन इंडिया। ये आदमी है, ठीक है, ये इंडियन बंदा है। कौन है? इंडियन बंदा, ठीक है। इसका व्हीटिश शेड है, ठीक है, एकदम अपने जैसे कलर्स हैं इसके। अब इसने एक गोरी चिट्टी लड़की से शादी की, ठीक है, सुंदर सी खूबसूरत सी, यहाँ पे इंडिया साड़ी पहन के घूमती थी, लेकिन अब्रॉड आना जाना करती रहती थी। एक दिन वो आई तो इसके आदमी की क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन इंडियन का बंदा था, अमीर था एकदम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, तो ये विडोअर जो साड़ी पहन के जाती थी, अब सारे साड़ी से लेकर एक एक चीज जो उसके हस्बैंड की थी वो लेके अब्रॉड जा सकती है, ठीक है, मायके चली जाएगी अपने, ठीक है। क्या हो जाता है तुम लोगों को यार? वो लेट जाता है, ये लोगों को तो पहले से पता होगा ना, तब से मैं यहाँ बनाती थी ऐसे लेटा हुआ बंदा, इशिका लोगों को, उस ख्वाहिश लोगों को याद है। ये मर गया है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये मर गया है, ठीक है। चलो, हाँ दिस इज माई थिंग। ये तो मैम का मरा हुआ आदमी ऐसा दिखता है, मैम का जिंदा आदमी ऐसा दिखता है। तो अब हम याद रखते हैं, फॉरेन नेशनल बंदे रेमिटेंस ऑफ एसेट कर सकते हैं, जो एक एम्प्लॉयमेंट इंडिया में था लेकिन अब वो क्या हो गया है? रिटायर। या फिर प्रॉपर्टी आपको कैसे मिली है? इनहेरिटेंस मिली। या फिर याद करो, विडोअर, विडोअर के स्पाउस जो इंडियन रेसिडेंट है, हु वाज एन इंडियन रेसिडेंट, सिटीजन नहीं लिखा है बच्चे, ठीक है। स्टार मार्क करो फॉरेन नेशनल वाले आंसर को, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ऑथराइज डीलर वाली लाइन है ना। अब रेमिटेंस कितना होना चाहिए? 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपीज। अब मेरी एक बात सुनो, जो यही यही एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो थी, इसका नाम था जैज, ठीक है, क्या नाम था इसका? जैज। अब इसने तो करोड़ों की प्रॉपर्टी इंडिया में बना रखी है, ठीक है, ये बिल्डर था बहुत बड़ा, करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन हर साल आएगी साड़ी पहन के, और हर साल सिर्फ कितने ले जाएगी? 10 लाख ले जाएगी। 1 मिलियन पर फाइनेंशियल, एक साल में 10 लाख ही लेके जा सकती है, फिर आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी, एक बार में करोड़ों पैसे हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। कैसे आएगी? और वो साड़ी पहन। दिस लिमिट क्या हो गया? हाँ, फिर इसके इनहेरिटेंस में, हाँ, इनके बच्चों के पास जो भी फैमिली मेंबर में होगा, वो सूट पहनेंगे ना, बच्चे हैं ना छोटे से, सूट और कुर्ता पजामा। चलो, हाँ तो ये 10 लाख ही तो बोला मैंने, ये लिखा है बच्चे 10, और ये एल यानी लाख, ठीक है, विद स्कूल। ये है ना ऐसे 10 लाख, ठीक है, ऐसे मुझे लिखने का मन हो रहा था, वो ऐसे डंडी में
In case the remittance is made more than one installment, the remittance of all installment should be made through authorized dealer, और फिर एविडेंस देना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि बस साड़ी पहन के आ गई तो तुम ही जायज हो, नहीं, तुम्हें एविडेंस देना पड़ेगा कि मैं इसकी बीवी हूँ, डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, पासपोर्ट सब लेके आएगी और प्रॉपर्टीज के एविडेंस, उसके बाद ही वो 10-10 लाख हर फाइनेंशियल ईयर लेके जाएगी. एक्चुअली क्या है ना, ये सब मेरे बोलने का सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको याद रहता है. एग्जाम में तुमको भले ये याद नहीं आएगा कि क्या था, तुमको याद आ जाएगा साड़ी पहन के एक बंदी आती थी, उसके पास 10 लाख का राइट है. ठीक है, जैज आती थी. ठीक है, अब रेमिटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन बैंक अकाउंट बाय अ फॉरेन स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड हिज और हर स्टडीज. पप्पा रोज पैसे भेजते थे उसके, इंडिया में पढ़ रहा था, बहुत सारा पैसा अभी भी बैंक में जमा है. लेके जा सकता है, हाँ लेके जा सकता है. ठीक है, फिर दीज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, स्टार मार्क कर लो, जो नेपाल, भूटान और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये PIO लिख लो वहां पे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और नीचे डेफिनेशन है PIO की. कीर्ति यार, वेरी स्लो, आई नो. चलो, नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन्स अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कौन है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान, और सच अदर कंट्री एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब कि हम आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे, लेकिन आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए. लेकिन कब? कंडीशंस जो नीचे लिखी है. कीर्ति, पहली कंडीशन, who was एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो इंडियन सिटीजन है. ठीक है, मतलब जब देश बट रहा था तब वो कहीं का इंडिया में ही था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डिस्क्राइब किया. नेक्स्ट पॉइंट, वही मैं बोल रही हूँ, वॉर हुआ था, जब फाइनली डिसाइड हुआ था हिंदू पाकिस्तान क्या होगा, तो पार्टीशन के टाइम पे वो बंदा इंडिया का पार्ट था, तो उसको हमने क्या बोल दिया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. अब ये जो ऊपर और अपन ने यहाँ पढ़ा बच्चे, ये दोनों चीजों में इनके बच्चे के भी बच्चे और बच्चे के भी बच्चे. ठीक है, तो चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेड, 3 पीढ़ियों तक वो कह रहा है तुमको हम इंडियन ओरिजिन का मान लेंगे. ठीक है, और फिर लास्ट है, हु इज अ स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ पर्सन रेफर टू A B C. तो ऊपर वाला जो इंडियन ओरिजिन का था, पार्टीशन के टाइम पे था, उसकी बीवी भी, या फिर ऐसा कोई बंदा जो इंडियन सिटीजन है और उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड कौन है? फॉरेन का है, तो उसको भी हमने क्या बोल दिया? शादी हो गई ना. तो अब क्या होता है शादी होने के बाद? एक होते हैं वो लोग. ठीक है, ठीक है, कौन होते हैं? एक होते हैं. क्या बोलते हैं उसको? वन सोल 2 बॉडीज ऐसे बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, वॉट एवर, अच्छा सॉरी, सोल एक ही कर दिया, वाह यार. ठीक है, ये मुझे नहीं पता था ना यार, कभी बोला नहीं गौरव ने. अब 2 बॉडीज 1 सोल ना, 2 बॉडीज 1 सोल ना, तो ये हम जब बोलते हैं ना 1 सोल, तो इधर पे भी उसको 1 सोल क्लियर माना जा रहा है कि भैया अगर तूने देश के बाहर किसी से शादी की तो वो भी क्या है? हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है, अब OCI समझते हो? OCI होल्डर सुना है कभी? एक होता है पासपोर्ट, ठीक है, एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. कई बार बाहर सुन कि कोई, तुम लोग के कोई रिश्तेदार कनाडा में रहते कि हमारे पास ग्रीन कार्ड है, ब्लू कार्ड, ऐसे सुना है? नहीं सुना. देखो, जब चाचा जी हैं, है उनके पास सिटीजनशिप है ना, तो इंडियन सिटीजनशिप भी होगी और बाहर की भी. ठीक है, तो इनके पास OCI मिल जाता है इनको कि हम पैदा इंडिया में हुए थे लेकिन बाहर की कंट्री का हमारे पास क्या है? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर. तो उनको क्या बोलते हैं हम?
ओसीआई। तो उनका पासपोर्ट होता है एक इंडियन पासपोर्ट, तो वो दूसरी जगह का पासपोर्ट बनवा क्या बनवा लेते हैं, ओसीआई, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एडी में अलाउ एनआरआई और पीआईओ ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री टू रेमिट $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। तो ऊपर अपन ने पढ़ लिया कि एक साल में वो साड़ी पहन के कितने लेके जा सकती है, 10 लाख, ठीक है। आउट ऑफ द बैलेंसेस इन द नॉन रेसिडेंट एनआरओ अकाउंट सेल प्रोसीड एसेट्स एक्वायर्ड, तो यहाँ इनहेरिटेंस लेगेसी। अब इन लोगों को भी, भैया तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी यहाँ थी, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे थे, या तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज लेके जाना है, तो कितने लेके जाओगे, 10 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, 1 मिलियन याद रखना। इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट दिखा के सेटल हो गए। अब क्या होता है, कंपनी एक्ट के हिसाब से यहाँ कंपनी बनी थी, ठीक है, तो फॉरेन सारे डायरेक्टर्स अलाउड है ना यहाँ होने के लिए। अब कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, तो एसेट्स हमने क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ कोई सेटलमेंट था, एक डायरेक्टर बाहर जा रहा था, रिटायर हो रहा था या फिर रिमूवल हो रहा था, उसका यहाँ रेजिग्नेशन हो, तो अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो हाँ लेके जा, लेकिन एक साल में कितना लेके जाएगा, 10 लाख। ऐसा ही अगर सेटलमेंट इज डन विदाउट रिटेनिंग एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर ऑफ द पेरेंट, तो प्रॉपर्टी को लेके भी अगर कोई सेटलमेंट हो रहा है तो भैया एक साल में 10 लाख लेके जा सकते हो। एक बार लास्ट अनुष्का ये पढ़ना, इन केस ऑफ पीनल एक्शन, कुल मिला के जिस एडी से हर साल ले रहे हो ना, उसी एडी से ही पैसे डलवाना। अगर बैंक अकाउंट में तुम्हारा काम हो रहा है तो फिर वो बैंक अकाउंट के बैलेंसेस से ही सारे ट्रांजेक्शन, हमको बार बार कंफ्यूज मत करना कि अभी ये दे दो 10 लाख हम एडी से ले रहे हैं, अगले बार बैंक अकाउंट में देना, नहीं। एक जो सिस्टम चालू करोगे उसी सिस्टम को फॉलो करते करते पूरे पैसे लेके जाना, ठीक है, नहीं तो आपके अगेंस्ट फेमा के पीनल एक्शंस होने लगेंगे। अब देखो, अब क्या लिखा है, रेमिटेंस बाय कंपनीज और एंटिटीज, उसके बाद क्या लिखा है, रेमिटेंस वाइंडिंग अप प्रोसेस या ब्रांच ऑफिस हो रहा है, उसके बाद क्या लिखा है, रेमिटेंस ऑफ एसेट रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल। अब बच्चे रेमिटेंस बाय कंपनी, कंपनी रेमिटेंस कब करती है, कंपनी खोली थी, वही चीज हो गई, फॉरेन नेशनल वाले डायरेक्टर्स थे और कोई इंडियन कंपनी थी, एज पर कंपनीज एक्ट लिक्विडेशन में चली गई या डायरेक्शंस आ गए कोर्ट के कि भैया कंपनी को अब क्या कर दो, वाइंड अप कर दो, ठीक है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑडिटर का सर्टिफिकेट कि हाँ हमने आपकी इंडिया में जो जो लाइबिलिटीज थी वो पे ऑफ कर दी, हम आप पैसा दे दो। दूसरा ऑडिटर का सर्टिफिकेट, हाँ कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजंस इनने फॉलो किया और उस हिसाब से वाइंडिंग अप इनका हो रहा है, और वाइंडिंग अप अदरवाइज देन बाय द कोर्ट हो रहा है, तो भी आपको एक ऑडिटर सर्टिफिकेट लगेगा कि इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, तो इनका पैसा बाहर रेमिट करने इनको दे दो। क्लियर है सबको? तीन चीजें जब कंपनी के केस में रेमिटेंस होता है तो कंपनी क्या क्या लेके जा सकती है, पूरी लाइबिलिटी मैंने पे ऑफ कर दी है, इस चीज का ऑडिटर सर्टिफिकेट। दूसरा ऑडिटर सर्टिफिकेट कंपनी एक्ट के हिसाब से वाइंडिंग अप हो रहा है। तीसरा ऑडिटर का सर्टिफिकेट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट, रेमिटेंस वाइंडिंग अप प्रोसीड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। अभी तक कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा था, अब किसका वाइंडिंग अप हो रहा है, आपका कोई ब्रांच है, आपकी कोई ऑफिस बंद हो रहा है, तो एडी परमिट कर सकता है कि ठीक है अगर तुम्हारा कोई क्लोजर हो रहा है या तुम्हारी कोई ब्रांच ऑफिस वाइंड अप हो रही है अदर देन द मेन प्रोजेक्ट ऑफिस, तो तुम फॉलोइंग सबमिशन डॉक्यूमेंट्स के सबमिट करो, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो मैं तुम्हें रेमिट करने दूंगा। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, कॉपी ऑफ रिजर्व बैंक की परमिशन लेके आओ, भैया ऑफिस आप यहाँ ब्रांच आप बंद कर रहे हो। दूसरा हमको क्या चाहिए आपसे, ऑडिटर सर्टिफिकेट। पहला ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने सारे एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, तो हमको एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स चाहिए जो बोलेगा कि देखो ये एसेट्स थे 0000 हो गए, ठीक है। उसके बाद कंफर्मिंग, जो अभी ऊपर पड़ा कि सारी लाइबिलिटीज हमने क्या कर दी है, पे ऑफ कर दी है। उसके बाद कंफर्मिंग कोई भी अब इनकम हमारा नहीं बचा है जो बाहर से आने वाला है, कुछ भी अब हमारे कोई एक्सपोर्ट्स भी नहीं बचे। और लास्ट कंफर्मिंग की ब्रांच ऑफिस ने सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सारी लीगल जो भी लॉज थे उसका कंप्लायंस किया हुआ है। कंफर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट दैट नो लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में भी इसकी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। और रिपोर्ट
रिपोर्ट आ जाएगी आरओसी से कि हाँ इसने कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं, इसको क्या कर दो, रेमिट करने दो, पैसा बाहर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स है? पहला वाला आरबीआई की अप्रूवल, दूसरा ऑडिटर सर्टिफिकेट, किसके लिए चाहिए ऑडिटर सर्टिफिकेट? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज पे ऑफ करके, तीसरा कोई इनकम सोर्सेज नहीं बचे अब आउटसाइड इंडिया से, चौथा ब्रांच ऑफिस ने सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लायंस के, पांचवा कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, और लास्ट रिपोर्ट कहां से आई है? आरओसी से कि सारे कंपनी एक्ट के कंप्लायंसेस किए हुए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ब्रांच ऑफिस अलग से पूछेगा, कंपनी अलग से पूछ सकता है, ठीक है। अब रेमिटेंस ऑफ एसेट रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल, फॉलोइंग पॉइंट्स के लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सबसे पहले रेमिटेंस आप कर रहे हो 10 लाख से ज्यादा, यानी 1 मिलियन तक पर फाइनेंशियल था, अब इससे ज्यादा करना है। नहीं नहीं वो साड़ी पहन के आ गई, नहीं मुझे अभी 20 लाख चाहिए, अभी 20 लाख चाहिए, मैं चूड़ियां तोड़ दूंगी यहीं पे, अभी चाहिए अभी चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसको कि पहले क्या करके आओ, आरबीआई से परमिशन लेके आओ। अगर तुम्हें 10 लाख नहीं 20 लाख चाहिए तो किससे परमिशन लेके आओ? आरबीआई से, ठीक है। एन अकाउंट ऑफ लेगेसी बिक्वेस्ट इनहेरिटेंस ऑफ सिटीजन ऑफ फॉरेन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भैया मैं रहता ही नहीं हूँ इंडिया में, 10 बार आऊंगा क्या, मैं आने जाने का खर्चा ही मेरा 2-3 लाख का हो जाता है, चुपचाप मेरे बच्चे कुछ पैसे दे दो और मुझे परेशान मत करो। तो जो भी मेरे दादा दादी यहाँ की प्रॉपर्टी थी, हमें तुम्हारा इंडिया नहीं पसंद, हमें हमारी प्रॉपर्टी दो और हम जा रहे हैं, तो बोलेंगे आरबीआई से परमिशन लो, फिर तुम्हें इंडिया पसंद आएगा, ठीक है। उसके बाद हार्डशिप विल बी कॉज टू अ पर्सन इफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज नॉट मेड टू सच पर्सन, ठीक है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स और सेल ऑफ एसेट जो भी बाहर लेके जाना है, हर चीज के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अगर अप्रूवल नहीं ली तो तेरे ऊपर बहुत सारे पेनल प्रोविजंस आ सकते हैं, तो हार्डशिप यानी पेनाल्टीज। इनकम टैक्स क्लियरेंस हम एक बार चेक कर लेंगे, हमारे आए थे पैसा कमाए थे, हमारे टैक्सेस भरे हैं कि नहीं। गवर्नमेंट अपना हिसाब पहले चुकता करती है कि मेरे पैसे तुम दे के जाओ, बाकी तुम्हें जो ले जाना है अब्रॉड लेके जाओ, ठीक है। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन, यानी कि जो भी तुमने पैसा रियलाइज किया था या रिपैट्रिएशन, अब तुम्हारे ऊपर फेमा के प्रोविजंस लग रहे हैं, अभी पढ़ा था ईशान ने कि सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है। दूसरा 10 लाख की लिमिट भी दे दी कि और उसके ऊपर जाना है तो आरबीआई, फॉलोइंग लोगों को बोल दिया कि आपको हम प्रोहिबिट नहीं करेंगे, ठीक है। शाश्वत पढ़ना सेक्शन 9, रिपैट्रिएशन, पैट्री, अगर आरबीआई ने स्पेसिफाई कर दिया ये क्लास ऑफ पर्सन फॉरेन करेंसी कितना भी रख सकते हैं, ऑथराइज डीलर ही ले लो, ऑथराइज डीलर कितने भी फॉरेन करेंसी रख सकता है, आरबीआई ने अगर स्पेसिफाई कर दिया तो उसको हम किसी भी चीज के लिए प्रोहिबिट नहीं करेंगे। अब पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन बोल दिया भैया तू फॉरेन करेंसी अकाउंट भी होल्ड कर ले, वहां पे डालते रहे जितने फॉरेन करेंसी डालने, हम तेरे को किसी भी चीज के लिए रुकावट नहीं लाएंगे, ठीक है। चाहे गिफ्ट भी देना हो, अब लंदन से बुआ जी आई है, गिफ्ट लेके आई है, खर्ची पकड़ा के गई है, वो 10 लाख खर्ची से ऊपर से पकड़ा के गई, तो आरबीआई बोलेगा चलो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर मेरी नहीं है पर मेरी इमेजिनरी बुआ है कि वो मुझे ऐसे दे जाएगी वो भी यूएस डॉलर पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स, अपने तिजोरी में मैं फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स रख सकती हूँ कि नहीं, वो चीज इसमें लिखी हुई है। पहली बात तो नहीं रख सकते, लेकिन पोजेशन विदाउट लिमिट ऑफ फॉरेन करेंसी और ऑथराइज पर्सन, तू भाई कितनी भी फॉरेन करेंसी रख ले, कितने भी फॉरेन कॉइन्स रख ले, ऑथराइज पर्सन, तेरे को हम कुछ नहीं कहेंगे, तो तेरे लिए कोई लिमिट नहीं है। ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज डीलर कितने भी लिमिट का फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रख सकता है, ठीक है। पोजेशन विदाउट लिमिट फॉरेन कॉइन्स टू एनी पर्सन, और रिटेंशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इंडिया, यानी अपन लोग फॉरेन करेंसी नोट्स, बैंक अकाउंट्स और ट्रैवलर चेक्स कितने रख सकते हैं? ओनली एंड ओनली यूएस डॉलर 2000, बस इतने ही पैसे हम रख सकते हैं, और इट्स इक्विवेलेंट एग्रीगेट, बस इतना याद रखना। ऑथराइज पर्सन के लिए कोई लिमिट नहीं है, और कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आरबीआई ने स्पेसिफाई कर दिया भैया वो भी, उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इंडियन रेसिडेंट के लिए कितनी लिमिट है? यूएस डॉलर 2000।
इसको एक बार रीड कर लेना बच्चे। अब एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, आके आके इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्या वो लोग? हाँ, मैनर एंड रिसीट ना, हाँ। बच्चे एक स्टिकी नोट निकालो ना। सेक्शन कौन सा है ये? ओते, क्या हो जाता है इसको भाई? बच्चे किसके पहले है? एक्विजिशन के पहले ना। कैसे हंस रही है, बाप रे। अच्छा, दिशा ऐसे हंस रही है? क्यों हंसा रही है उसको? अरे यार, कुछ हो रहा है इसको। पढ़ना चालू करना दिशा। मैनर एंड रिसीट स्टार्ट करना। मैनर एंड रिसीट्स का शुरू से, ठीक है? जहां पे ये लाइन लिखी है वहां लिखो, अ पर्सन लिविंग इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया, a person living in India, a person living in India cannot make or receive payments, cannot make or receive payments from someone abroad, from someone abroad, unless 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 it follows RBI rules, unless it follows RBI rules. अगर मैं भूटान, नेपाल, भूटान, अगर मैं भूटान में कुछ चीज एक्सपोर्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी, क्योंकि एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं यूएसए में एक्सपोर्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी। तो मुझे क्या करना है? आरबीआई के रूल्स फॉलो करना है। एक चीज लिखो इसमें, सबसे पहला, पेमेंट कैसे होती है? तो हाउ पेमेंट इज मेड, हाउ पेमेंट इज मेड। यार ये फैन के वायर कहाँ है? इधर तो नहीं है। ओ,
यूपीएस में कैसे लग सकती है? अच्छा, इस ओके। ट्रेड ट्रांजैक्शन लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड ट्रांजैक्शन लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड ट्रांजैक्शन लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो नेपाल भूटान में लिखो इंडियन रुपीज, अब एक्सपोर्ट्स इसी में ही, नेपाल भूटान में लिखो एक्सपोर्ट्स, फॉरेन करेंसी इज अलाउड, मतलब कि इंपोर्ट करूंगी तो क्या दूंगी? इंडियन रुपीज। इंपोर्ट करूंगी तो क्या लूंगी? दूंगी इंडियन रुपीज। इंपोर्ट करूंगी तो क्या दूंगी? इंडियन रुपीज। और एक्सपोर्ट में भी इंडियन रुपीज, लेकिन फॉरेन करेंसी अलाउड है, क्योंकि लेके आओ ना यार, क्या दिक्कत है इनको, अपनी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज आईएनआर और फॉरेन करेंसी एज पर एफटीपी। अभी अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो समझ आ जाएगा आपको। आईएनआर और फॉरेन करेंसी एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ अ फॉरेन विजिटर, इफ अ फॉरेन विजिटर is in India, is in India, all payments with them, all payments with them, ब्रैकेट में लिखना नॉन ट्रेड, all payments with them must be made in Indian rupees only, must be made in Indian rupees only. अब एक कोरियन से लड़की आई है, ठीक है, रेस्टोरेंट गई, अब पता कैसे चलेगा? कोरियन, कोरियन का आउटफिट पहनी हुई है, वो जो यहाँ पे बेल्ट हो जाता है और व्हाइट कलर का आउटफिट, और ऐसे बो बना के और ऐसे वो लगा के आई है पिन। ठीक है, किसको बोल रहे हो तुम लोग? किसको याद कर? हाँ, ठीक है। अब ऐसे टाइप की आउटफिट पहन के आई, जापानीज चाइनीज और ये वो, और उसकी आईज भी ऐसी हैं। अब वो आई है रेस्टोरेंट में, ठीक है, उसने खाना वाना खाया, अब वो हमको पता चल गया कि वो यहाँ की नहीं है, वो इंग्लिश में भी शू शां कर रही थी, तो हमको पता ही नहीं आ रहा, तो हम समझ आ गया कि ये यहाँ की नहीं है। तो फिर अपन उसको, जब उसने बिल पे किया इंडियन रुपीज में, तो हम जो बचा कुछ बैलेंस अमाउंट है उसके लिए फॉरेन करेंसी देंगे क्या? नहीं, रेस्टोरेंट क्या देगा? इंडियन करेंसी। तो लॉ में लिख दिया है, वो हमको पता है, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है भैया, कोई फॉरेन से आता है तुम्हारे यहाँ विजिट करता है तो उसको करेंसी मत पकड़ा देना उसकी, उसको इंडियन रुपीज पकड़ा देना, वो खुद ही हमसे एक्सचेंज कराएगा। ठीक है, लिख लिया इतना आप लोगों ने? एक और चीज लिख लो, नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन लाइक गिफ्ट्स एंड सर्विसेज, in INR or foreign currency, both are allowed. In INR or foreign currency, both are allowed. In INR, gifts or services in INR or foreign currency, both are allowed. अब क्योंकि ये अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। समझ आ गया ना? कुछ भी हो, फॉरेन वाले को कौन से रुपीस देना है आपको? इंडियन रुपीस या फॉरेन करेंसी, दोनों अलाउड है। हर बार आपको आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ठीक है, अब आरबीआई ने अगर परमिट कर दिया रेसिडेंट इंडिया कि हाँ भाई तू रिसीव पेमेंट एज पर फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेड ट्रांजेक्शन में मैंने आपको लिखा दिया कि कैसे करना है, नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन में भी कैसे करना है। क्लियर है सबको? और उसके बाद फिर कुछ नहीं, अगर यूं ही कोई विजिट करने आता है तो उसको भी आप इंडियन करेंसी में ही पेमेंट करना ओनली। इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्या इंडिया में प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं? क्या इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? फॉरेन लोग कर सकते हैं, फॉरेनर्स। हाँ हाँ, यहाँ रह के कर सकते हैं। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन होल्ड, own or transfer or invest in any movable property situated in India if such property was acquired, held or owned, किसके पास थी?
रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके यहाँ आपने इनहेरिटेंट पर्सन से लिया है जो इंडियन रेसिडेंट था, मतलब इंडिया आओगे तो हमसे प्रॉपर्टी ले सकते हो या और अपने हिसाब से ओन, ट्रांसफर, होल्ड करके कैसे भी आपको रखनी है रख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से आप होल्ड करके रखोगे। देखो वहां पे एक स्टिकी नोट लगाओ, लिखो फॉर एनआरआई और ओसीआई, फॉर एनआरआई और ओसीआई, यहां लिखा हुआ है फॉर एनआरआई और ओसीआई। फॉर एनआरआई और ओसीआई कैन बाय any property, can buy any property except, can buy any property except agriculture land, farmhouses or plantation, agriculture land, farmhouses or plantation. Can get as gift, can get as gift, नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट भी मिल सकता है, एक्सेप्ट जो ऊपर अपन ने लिखा है एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउसेज और प्लांटेशन, ये हम गिफ्ट नहीं कर सकते। तो एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेम एज अबव लिख लो, लिखा ना, कैन गेट एज गिफ्ट एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेम एज अबव। ठीक है, किससे ले सकता है? रेसिडेंट से, एनआरआई से भी ले सकता है और ओसीआई से भी ले सकता है। ठीक है, या उसका कोई रिलेटिव हो। फिर इनहेरिटेंट भी कर सकता है, इनहेरिटेंट भी लिख लो, कैन इनहेरिट, कैन इनहेरिट। उसके बाद लिखो कैन सेल एंड ट्रांसफर, कैन सेल एंड ट्रांसफर ओनली थ्रू मनी सेंड टू इंडिया विया बैंक। प्रॉपर्टी खरीदने आएगा तो कैसे लेगा? पहले इंडिया में पैसे बेचेगा, इंडिया में बैंक अकाउंट खोलेगा, उसमें पैसे डलवाएगा और फिर ही वो प्रॉपर्टी ले सकता है। ऐसे यूएस डॉलर की बैग भर के और बोले ये ले लो, ऐसा नहीं अलाउड है। ठीक है, एनआरए अकाउंट से कर सकता है, एक वो हो गया बाय बैंक, ठीक है, विया बैंक, और एक लिखो और एनआरओ अकाउंट, एनआरओ यानी नॉन रेसिडेंट का जो बैंक अकाउंट होगा ना ऑथराइज डीलर के पास। ठीक है, और कैश और ट्रैवलर चेक्स इज नॉट अलाउड, कैश और ट्रैवलर्स चेक इज नॉट अलाउड, कैश और ट्रैवलर चेक इज नॉट अलाउड। स्टिकी नोट में जगह है। अब ये था एनआरआई और ओसीआई, अब इनके बीवी या हस्बैंड, एनआरआई और ओसीआई के स्पाउस, तो लिखो स्पाउस ऑफ एनआरआई ओसीआई, ब्रैकेट में लिख लेना वो लोग फॉरेनर हैं। स्पाउस ऑफ एनआरआई और ओसीआई, क्या एनआरआई इंडियन सिटीजन है ना? समझते हो ना, ऊपर अपन ने पढ़ा था एनआरआई मतलब जो इंडियन सिटीजन रहा है लेकिन बाहर चला गया है। ठीक है, अब स्पाउस भी कैन जॉइंटली बाय एनी प्रॉपर्टी, कैन जॉइंटली बाय एनी प्रॉपर्टी, कैन जॉइंटली बाय एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेम एज अबव, एग्री, फार्म हाउसेज और प्लांटेशन। एक्सेप्ट सेम एज अबव लिखना है तो वो लिख लो, या एग्री, प्लांटेशन और फार्म हाउसेज। जॉइंटली किसके साथ होल्ड करेंगे? एनआरआई और ओसीआई। ठीक है, वो नहीं लिखवाऊं चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैरिज मस्ट बी रजिस्टर्ड और 2 साल हो चुके हो। अभी नई नई शादी करके प्रॉपर्टी ले ली, फिर कहां गए, डिवोर्स कर लिया, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है कीर्ति, भाई एनआरआई की बीवी है ना? हाँ, 2 साल हो गए, अभी तुम कोई प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करना जॉइंटली, तब तक हो जाओगी सीएस ना जून में। तो फिर मैरिज कैन बी रजिस्टर्ड एटलीस्ट 2 years ओल्ड, मस्ट बी, हाँ कैन भी नहीं, जरूरी है। और रूल्स फॉलो करने हैं आपको सेम एज अबव, आरबीआई के रूल्स। मतलब कौन सा? ट्रैवलर चेक्स और चेक नहीं अलाउड है, बैंक अकाउंट के थ्रू करो, और कैश अलाउड नहीं है, और एनआरओ अकाउंट से कर सकते हो। ठीक है, एक और जगह है क्या? लॉन्ग टर्म, बस एक लाइन लिखवाऊंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म वीजा, एलटीवी होल्डर्स बोलते हैं हम, जिनको बहुत लॉन्ग इयर्स के लिए वीजा मिल जाता है ना,
वो लोग क्या है, लॉन्ग टर्म वीजा, ब्रैकेट में लिखो माइनॉरिटी सिटीजन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, माइनॉरिटी सिटीजन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये लोग वन प्रॉपर्टी ले सकते हैं ओनली, वन प्रॉपर्टी फॉर लिविंग, वन प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब पार्लर वालर खोलना हो, छोटा ऑफिस डालना हो तो वो, वन प्रॉपर्टी फॉर लिविंग, वन प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लिखा इतना? अब मैं दो तीन चीजें बता रही हूँ, वो लिखनी हो तो बताओ। जो प्रॉपर्टी है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं होनी चाहिए, यानी सदर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है, वो कंटोनमेंट एरिया है, वहां पे अपन प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट, जो भी परचेज करोगे वो अथॉरिटीज को बताना है, आपको होम अफेयर्स वालों को इन्फॉर्म करना है, तो मस्ट और कैन सेल द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो ये लाइन छोटे से लिख लो, सबसे पहला नॉट इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, property not in restricted area, property not in restricted area, report to authority, report to local authority, report to local authority, sell after Indian citizenship, sell after getting Indian citizenship या special approval, sell after Indian citizenship या फिर self special approval, सेल आफ्टर इंडियन सिटीजनशिप और स्पेशल अप्रूवल। हो गया? ये टॉपिक्स एक बार रीड कर लेना, एक्विजिशन वाली प्रॉपर्टी होमवर्क। अब बचा एक्सपोर्ट्स, ऑथराइज पर्सन, पेनाल्टीज और आरबीआई। कल ये चैप्टर खत्म होगा, मतलब टुमारो इज थर्सडे।